These laws were given by Isaac Newton. Isaac Newton ने ये लॉज दिए थे, इसलिए इन्हें कई बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इन्हें कई बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोल दिया जाता है इस वजह से। ठीक है, नाउ स्लाइटली हम रिकॉल कर लें कि क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने सबसे पहले ये बताया था कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज अ पुश, पुल और हिटिंग एक्शन which has a tendency to change the state of motion of any object। ठीक है, वो पुश हो सकता है, पुल हो सकता है, या कोई हिटिंग एक्शन हो सकता है, which will have a tendency। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दे। जैसे अगर हम इस वॉल को, इस बोर्ड को धक्का देना चाहेंगे तो ये मूव नहीं होगा, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, पर अगर कोई हम एक हल्का ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, टेबल पर एक बुक रखी है, बुक को अगर हम पुश करें या पुल करें तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। ठीक है, वो पहले रेस्ट पर थी और बाद में मोशन में आ जाएगी। सो फोर्स is something which has a tendency to change the state of motion of any object। फिर हमने बताया कि हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता कि फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो। तो फिर हमने कहा कि फोर्स जो है वो हमेशा दो कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं। वन इज बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस में हमने कहा in case of balanced forces there are always equal and opposite forces। या तो ऐसा हो कि एक तरफ से कोई पुश कर रहा है और दूसरी तरफ से भी कोई उतने ही फोर्स के साथ, उतने ही ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ पुश कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहीं से कोई पुश कर रहा है और यहीं से कोई पुल भी कर रहा है। ठीक है, इसके लिए फिर हमने एग्जांपल्स लिए थे। टग ऑफ वॉर का एग्जांपल लिया था जिसमें एक रोप को एक टीम एक साइड खींचती है, दूसरी टीम दूसरी साइड खींचती है, और जब तक कोई एक टीम ज्यादा पुलिंग फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है तब तक वहां पर वो रोप मूव नहीं करती है, वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, और भी फिर हमने जो केसेस लिए थे, अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट जैसे जो टेबल वहां लगी हुई है उसको अगर हम पुश करते हैं तो वो इतनी इजीली मूव नहीं करती, दो तीन लोग मिलके जब उसको पुश करते हैं तो वो मूव करती है। कोई कार है, कोई ट्रक है, उसको जब कोई एक अकेला पर्सन पुश करता है तो नहीं मूव करती है वो, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। उसका फिर हमने कॉज बताया फ्रिक्शन। बिकॉज कोई भी दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में आती हैं, हमने इस तरह से बताया था, कोई भी दो सरफेसेस, कोई भी दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में, यहां पर सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने लगता है। ठीक है, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करने लगता है। नाउ फ्रिक्शन हमेशा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, अगेन वो कोशिश यही करेगा कि अपोज करे, बट इट कैन ओनली अपोज अप टू अ सर्टेन लिमिट। उस लिमिट के बाद फिर वो और अपोज नहीं कर सकता। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, कार को एक सिंगल पर्सन पुश कर रहा है तो हो सकता है वो ना मूव करे, दो लोग पुश कर रहे हैं हो सकता है ना मूव करे, लेकिन जब तीन लोग करने लग जाएंगे तो हो सकता है वो मूव करने लग जाए, बिकॉज तीन लोगों का फोर्स मिलके इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लेगा। बट एक सिंगल पर्सन जो है वो इस फ्रिक्शन को शायद ओवरकम नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इन दैट केस जब वो कार मूव नहीं कर रही थी तब जो फोर्सेस थे वो बैलेंस्ड फोर्सेस थे। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस का कॉन्सिक्वेंस हमने बताया था, व्हेनेवर देयर विल बी बैलेंस्ड फोर्सेस देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करते रहेगी।
अदर केस, जो दूसरा केस है, जब तीन लोग पुश करने लगे तो पुशिंग फोर्स जो है वो इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया एंड देयर वर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगने लगे। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स का हमेशा जो कॉन्सिक्वेंस होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स विल ऑलवेज चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जबकि बैलेंस में हम बोल रहे हैं इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तो पहले भी कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे, डिटेल में पढ़ चुके थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, फाइनली हम लॉज ऑफ मोशन पर आते हैं, या जिनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं उस पर आते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसमें 3 लॉज आते हैं। इन तीनों लॉज को एक एक करके हम पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, डिटेल में समझेंगे। और तीनों को हम सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस तरह से बोल देते हैं। सो फर्स्ट, सबसे पहले जो है हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम लेंगे वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन was based on some experiments। कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखने के बाद न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ डिफाइन किया था। What were the experiments? जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो एक दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो किए थे, उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को देखकर एनालाइज करके न्यूटन ने ये अपने लॉज का फर्स्ट लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ का जो इंस्पिरेशन हम बोल सकते हैं एक तरह से, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर न्यूटन को मिला था। ठीक है, सो यहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो गैलीलियो द्वारा किए गए थे, गैलीलियोज इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, वुडन इंक्लाइन प्लेन बनाया। ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह का एक शेप बनाया। ठीक है, किसी भी मटेरियल का हम बना सकते हैं, वुड का हम बना सकते हैं, या हम इसको किसी दूसरे मटेरियल से बना सकते हैं। ठीक है,
जो इसकी इंक्लाइन वाली सरफेस है, इंक्लाइन वाली जो सरफेस है, इसको गैलीलियो ने पॉलिश करके, ठीक है, बार बार उसको सैंड पेपर से घिस किया, किसी तरह से पॉलिश करके उसको एकदम स्मूथ बना दिया, ठीक है। द इंक्लाइन सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, उसको पॉलिश करके स्मूथ बना दिया। देन व्हाट गैलीलियो डिड, गैलीलियो ने एक मार्बल लिया, ठीक है, जो कंचा जिसको हम बोलते हैं, मार्बल, ग्लास मार्बल लिया एक, ठीक है। नाउ मार्बल जो होता है वो भी काफी स्मूथ होता है, इट इज वेरी स्मूथ, वो बहुत स्मूथ होता है, उसकी जो सरफेस होती है वो एकदम स्मूथ होती है। नाउ ये इस तरह से क्यों किया, सो दैट द फ्रिक्शन बिटवीन द मार्बल एंड इंक्लाइन सरफेस बिकम्स नेग्लिजिबल। यहां पर हम फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, वील अज्यूम दैट फ्रिक्शन, ठीक है, यहां पर हम बोल सकते हैं दिस इज आवर अजम्पशन दैट फ्रिक्शन बिटवीन मार्बल एंड इंक्लाइंड सरफेस is negligible. Friction between marble and the inclined surface is negligible, ठीक है। अब जैसे ही गैलीलियो ने इस मार्बल को इस इंक्लाइन सरफेस के बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर ऊपर से जब छोड़ा, यहां पर ले जाकर जैसे ही रिलीज किया, छोड़ दिया, तो ये मार्बल तेजी से नीचे जाने लगेगा, ये मार्बल जो है तेजी से नीचे की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, सो गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हम मार्बल को यहां पर रखें, ये मार्बल हमेशा इस इंक्लाइन प्लेन पर नीचे गिरता ही है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि इस मार्बल को यहां ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर छोड़ दें और वो मार्बल वहीं पर टिका रह जाए, वहीं पर रह जाए। दिस मार्बल विल ऑलवेज फॉल डाउन, ये मार्बल हमेशा नीचे गिरेगा। फिर आगे क्या किया गैलीलियो ने, इस इंक्लाइन प्लेन को, इस पूरे इंक्लाइन प्लेन को भी एक स्मूथ सरफेस पर रख दिया, ठीक है, एक स्मूथ फ्लोर पर रख दिया, ऐसा समझ लें, ठीक है। ये जो सरफेस ली, ये भी बिल्कुल स्मूथ सरफेस ली। अब जैसे ही मार्बल यहां पर पहुंचा, जैसे ही मार्बल यहां पर नीचे पहुंचा, तो फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे डेफिनेटली कि ये मार्बल आगे चलता जाएगा, ठीक है। गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि ये मार्बल आगे चलता ही जाएगा। अगर हमने फ्लोर पर, एक स्मूथ फ्लोर पर इस मार्बल को रोल किया या इस तरह से इंक्लाइन प्लेन से नीचे गिराया, तो हम देखेंगे वो मार्बल आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, वो कहीं पर जाकर रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। सेम वॉज गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन दैट ये मार्बल आगे बढ़ता ही जा रहा है इस स्मूथ सरफेस पर, स्मूथ प्लेन पर, ठीक है।
इसको रोकने वाला कोई नहीं है। जैसा हमने बोला, अगर हम फ्रिक्शन को हटा दें, अगर हम ऐसा मान लें कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली इस पर फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और ये मार्बल आगे चलता ही जाएगा, ठीक है। सो यहां से हम दो तीन ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं, जो गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशंस किए और जो हम भी लॉजिकली सोच सकते हैं। गैलीलियो ने देखा कि जितना ऊपर से मार्बल को छोड़ा जाए, मार्बल को जितना ऊपर ले जाके छोड़ा जाए, ये मार्बल उतनी तेजी से नीचे आता है, उतनी तेजी से नीचे गिरता है। अगर हम यहीं से मार्बल को छोड़ दें तो मार्बल धीरे नीचे आता है, अगर हम ऊपर से मार्बल को छोड़े तो मार्बल तेजी से नीचे आता है, ठीक है।